सबसे पहले देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं तो आपको इनको याद रखना ही होगा। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी याद कर सकते हो, तो ये चीज ध्यान रखना। ये पीडीएफ में आपको अवेल करवा दूंगी ताकि लास्ट टाइम में आप इसको और रिवाइज कर सको। ठीक है, चलिए चलिए अब देखो, सबसे पहले डिसबर्सिंग अथॉरिटी। डिसबर्सिंग अथॉरिटी, इंग्लिश में एक वर्ड होता है डिसबर्स। डिसबर्स का मतलब होता है टू पे। डिसबर्स का मतलब क्या होता है? टू पे। डिसबर्स का मतलब है टू पे, और संवितरण अधिकारी का मतलब है जो पैसा पे करता है। तो पे करने वाली अथॉरिटी को बोलते हैं डिसबर्सिंग अथॉरिटी। ऐसे ही कंफ्यूजेबल वर्ड में एक वर्ड आता है डिस्पर्स। एक क्या आता है? डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखरना, किसी चीज की स्कैटरिंग, बिखरना। तो दो चार चीजें मैं एक्स्ट्रा बता दूंगी, उनको आप साइड में नोट करना। डिस्पर्स और डिस्पर्स ये दोनों कंफ्यूजेबल वर्ड में भी आते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है पे करना, पेमेंट देना, पैसा देना, क्लियर है। और डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटरिंग, बिखरना चीजों का। तो डिसबर्सिंग अथॉरिटी क्या होती है? वितरण करती है, पैसों को बांटने का काम करती है, पैसों को देने का काम करती है संवितरण अधिकारी, प्राधिकारी। ये चीज जरूर ध्यान रखना। अब एग्जाम में क्या करेगा? अथॉरिटी दे रखा है, या प्राधिकारी की जगह अधिकारी कर देगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर ऑफिसर लिखा हुआ हो तब तो आप अधिकारी करना, क्योंकि आपको अधिकारी का पद मिलता है, आप ऑफिसर बनते हो तो वो तो अधिकारी होता है, जबकि अथॉरिटी होती है प्राधिकारी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है, इतना हम लोग आम जीवन में ध्यान नहीं देते हैं कि प्राधिकारी अधिकारी में क्या डिफरेंस होगा, लेकिन ह्यूज डिफरेंस है। इसीलिए ध्यान रखना, अथॉरिटी हो तो प्राधिकारी आपको लिखना है, और ऑफिसर अगर लिख रखा है तो आपको अधिकारी लिखना है। एक चीज और, ऑप्शन में वितरण भी आएगा, एक ऑप्शन में संवितरण की जगह वितरण भी आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है या डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव अथॉरिटी है, तो उस केस में वितरण होगा। अगर यहाँ पे डिसबर्सिंग है तो वहां संवितरण होगा। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि जो पेपर सेट कर रहा है उसको भी ये सारी चीजें पता है, और वो चारों ऑप्शन को डील करेगा। तो अगर ऑफिसर है तो अधिकारी, अथॉरिटी है तो प्राधिकारी, डिसबर्सिंग मतलब टू पे, और डिस्पर्स मतलब स्कैटरिंग। तो एक ही शब्द से हमने कई सारी चीजें सीखी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। अच्छा, होता क्या है पहले इसको समझने की कोशिश करो। डेप्यूटेशन का मतलब होता है, मान लीजिए मैं सरकारी नौकरी में हूं और मेरे को सेक्रेटेरिएट मिल गया। अब मैं चाहती हूं कि नहीं, मुझे सेक्रेटेरिएट में काम नहीं करना है, मुझे आप वित्त विभाग में भेजिए या दूसरे डिपार्टमेंट में भेजिए। तो क्या मेरी जो जॉब है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, क्या मुझे जॉब से हटाया है? नहीं। क्या मेरी टेम्परेरी जॉब है? नहीं। मुझे बस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डेप्यूटेशन के लिए भेजा जाता है, वो होता है प्रतिनियुक्ति। तो ये क्या है? प्रतिनियुक्ति है कि एक जगह से आपको दूसरी जगह पे ट्रांसफर जैसा ही कुछ होता है। अब आपकी जो सैलरीज वगैरह है वो दूसरा डिपार्टमेंट ही बना के देगा, उसको बोलते हैं डेप्यूटेशन, प्रतिनियुक्ति। ध्यान रखना, ऑप्शन में अस्थायी नियुक्ति भी देता है। अस्थायी नियुक्ति का मतलब तो हो गया टेम्परेरी हो, नहीं वो टेम्परेरी नहीं होता है, सिर्फ आपको डेप्यूटेशन पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो थर्ड वर्ड है हमारा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट, अगर अभी आपने कभी अपने लाइफ में अपने घर की रजिस्ट्री वगैरह करवाई हो तो उसके अंदर एक वर्ड आता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि अब ये मकान हमारा है, इस बात को आप अंकित करवा दो, इस चीज को आप मेंशन करवा दो, पृष्ठ पे अंकन करवा दो, यानी पेपर पे लिखवा दो कि ये मकान अब किसका है, फलान जी का मकान है। तो ये होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस या अप्रूवल। क्या बोलते हैं? अप्रूवल, कि ये चीज अप्रूव हो गई है, अब ये मकान आज से आपका किसका है, आपका हो जाएगा। तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है अप्रूवल या एक्सेप्टेंस। तो इसके सिनोनिम भी ध्यान में रख सकते हो आप। एंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, डिस्क्रिशनरी पावर। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो डिस्क्रिशनरी पावर के लिए आप एक चीज कर सकते हो कि आपने पॉलिटी पढ़ा है तो कि प्रेसिडेंट होते हैं और जो गवर्नर होते हैं उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है उनके पास ये पावर है, उनके पास ये शक्ति है कि आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हो कि किसको किसका प्रेसिडेंट बनाना है, जहां तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करना होता है। क्लियर है क्या? जहां तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है वहां तक आप क्या कर सकते हो, वहां तक आप उस चीज के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, अपनी रैशनैलिटी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। अपने डिस्क्रिशन से, डिस्क्रिशन का मतलब है विवेक, अपने दिमाग से आप डिसाइड करोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आपने ये पढ़ा हो तो पॉलिटी के अंदर गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है, विवेक का अधिकार, विवेक का अधिकार है ये। नेक्स्ट है ऑथराइज। ऑथराइज अभी हमने देखा, अथॉरिटी का मतलब जब प्राधिकारी था तो ऑथराइज का मतलब होता है प्राधिकार देना। ऑथराइज क्या होता है? सामने वाले को प्राधिकार देना। क्लियर है क्या ये चीज?
चलें क्या आगे? 5 वर्ड्स हमने कंप्लीट किए हैं एंड आई होप आपने इनको याद किया और जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई है उनको भी साइड में नोट डाउन करते जाना, ये चीज आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है ऑथेंटिक। हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये सोर्स ऑथेंटिक है। एन ऑथेंटिक सोर्स, सोर्स कैसा है? ऑथेंटिक है, मतलब जो ये कह रहा है वो रियल है, जेन्युइन है, वो बात सही है, सच है, तो इस बात को क्या बोला जाता है? ऑथेंटिक बोला जाता है। और हिंदी में जब हम ग्लॉसरी पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है प्रामाणिक। क्या होता है? प्रामाणिक। एक चीज और आप ध्यान में रखना कि जो हमारी ग्लॉसरी होती है ना, ये पारिभाषिक शब्दावली का इस्तेमाल करती है। कोई वर्ड ऐसा होगा उसका कुछ और भी मीनिंग हो सकता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन ग्लॉसरी के अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली या तो जो हमारे इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, या फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी पढ़ते हैं, जिसमें प्रशासन में उन शब्दों का क्या अर्थ है वो चीजें याद करनी होती है। तो रियल मीनिंग भी आप साथ में ध्यान में रख सकते हो, लेकिन आपको प्रशासनिक मीनिंग भी ध्यान में रखना होता है। पंकज जी, ग्रामर के लिए हमारा ऑलरेडी एक कोर्स बन चुका है, आप चाहो तो वहां फ्री क्लासेस लेके चेक कर सकते हो, और इनकेस आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस हैं, और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, ऑटोनोमस। ऑटो वर्ड वैसे भी किसके लिए होता है? खुद के लिए, स्वयं के लिए। ऑटो का मतलब स्वयं, ऐसे याद रख लेना कि ऑटो को खुद को चलाना पड़ता है आदमी को। ऑटो मतलब होता है खुद से। ऑटोमेटिक मशीन आती है, खुद से चलती है, तो ऑटोमेटिक, ऑटो का मतलब ही क्या है? खुद से। तो ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्त, जो अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री हो। तो स्वायत्त शासन होता है। स्वायत्त शासन का मतलब खुद से डिसाइड कर सकता है, खुद से सारी चीजें करता है, वो क्या कहलाता है? ऑटोनॉमस। क्लियर है क्या ये चीज? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, मेमोरेंडम। मेमो आप लेटर राइटिंग अगर पढ़ते हो तो उसके अंदर भी आता है मेमोरेंडम या मेमो। आप जानते हो कि जब कभी हमें कोई मैसेज कन्वे करना होता है ऑफिशियल अथॉरिटीज को, या मान लीजिए किसी अधिकारी को कोई अपना मैसेज कन्वे करना होता है, तो हमें क्या देना पड़ता है? ज्ञापन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ज्ञापन। मान लीजिए मेरे एरिया में कोई प्रॉब्लम है, या मान लीजिए पूरी जो इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री है या जितने भी कोचिंग वाले हैं उनको कोई बात कन्वे करनी है, तो वो कलेक्टर को एक क्या देके आएंगे? ज्ञापन देके आएंगे कि हमारी ये चीजें हैं, प्लीज इनको आप कंसीडर कीजिए। तो मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? ज्ञापन। नेक्स्ट है अकेडमिक। आपका अकेडमिक्स कैसा रहा? आपने ये वर्ड भी सुना ही है कि अकेडमिक्स मेरा तो अच्छा था। अकेडमिक्स मतलब मेरा जो मैंने स्कूली पढ़ाई की है वो कैसी है? वो अच्छी है, तो मेरे अकेडमिक्स अच्छा है, तो उससे शैक्षणिक। और कहीं जगह आप देखोगे कि इसको अकादमिक भी लिखा हुआ होता है, अकेडमी को अकादमी भी लिख देते हैं, तो अकादमिक भी लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि RSSB ने पूछे हैं, तो आप प्लीज इनको स्किप मत करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका काउंसिल। कंफ्यूजेबल वर्ड में हमने देखा था काउंसिल और काउंसिल, दो वर्ड होते हैं। काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। जैसे मान लीजिए आपकी जो नगर परिषद वगैरह होती है तो म्युनिसिपल काउंसिल होती है, तो उसका मतलब होता है परिषद। काउंसिल का मतलब क्या है? परिषद। और एक काउंसिल होता है, ये काउंसलिंग होती है। काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। जैसे काउंसलर होते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में विजिट करते हो तो काउंसलर क्या करता है? आपको सलाह देता है कि कौन सा कोर्स आपके लिए एप्रोप्रिएट है, किस टाइम पे आपको आना है, क्या क्या फैसिलिटीज रहेगी। तो काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। काउंसलर से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। वर्ड्स कंप्लीट हो गए हमारे 10, और आई होप आपको ये 10 वर्ड्स याद हो। वापस देख लीजिए एक बारी फटाफट से। ऑटोनोमस, स्वायत्त। ऑटो मतलब खुद से, स्वयं से। मेमोरेंडम जैसे ऑटोमेटिक होता है तो ऑटोमेटिक लिख सकते हो इसके पास में ताकि ध्यान रहे आपको। ऑथेंटिक सोर्स होता है जिसपे आप प्रामाणिक, जिसका प्रमाण हो, जिसपे विश्वास किया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड आप देखिए एक्नॉलेजमेंट। कई बार अलग अलग एग्जाम में ये वर्ड पूछा जा चुका है, एक्नॉलेजमेंट। पहले ये समझो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है एक्नॉलेजमेंट का मतलब, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए मैं किसी चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, हामी भरती हूँ, तो उसको बोलते हैं एक्नॉलेज करना। मान लीजिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अब आपने उधर से एक थम्स अप दे दिया कि हाँ ठीक है। ये एक्नॉलेज का मतलब होता है कि आपने थम्स अप दे दिया और आपने बोल दिया हाँ मैम आपका मैसेज हमें मिल गया है, तो उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब होता है पावती या संस्वीकृति। स्वीकृति दे दी कि हाँ ठीक है, एक्नॉलेज कर लिया, आपने मेरे को उस चीज को कंसीडर करवा दिया और मैंने उसको नोटिस कर लिया, ठीक है। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, अग्री करना। पीडीएफ हम जानबूझ के नहीं डलवा रहे हैं प्रीफिक्स सफिक्स की, मैं चाह रही हूँ कि एक क्लास भी आप लोगों को मिल जाए, सो प्लीज थोड़ा सा आप वेट कीजिए, है ना। क्लास भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ के साथ में। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? पावती या संस्वीकृति। नेक्स्ट वर्ड है आपका
अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आपके में से किसी के पास सब्जेक्ट हो तो अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है, वहां भी आप पढ़ के आते हो। लेखांकन, वहां पे चीजों का डेटा अपन रखते हैं, अकाउंटिंग की जाती है कि कोई भी बिजनेस है उसके अंदर कितना पैसा आ रहा है, क्या इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है, फिर पूरी बजटिंग होती है उसकी सारी चीजों की, तो वो कहलाता है अकाउंटिंग। तो अकाउंट सब्जेक्ट जिनके पास हो ध्यान रखना। लेखांकन, कई बार हमें शब्दों का इंग्लिश मीनिंग ही आता है, हिंदी हमें नहीं आता, लेकिन आपके लिए आसान है क्योंकि चारों ऑप्शन आएंगे तो आप आराम से डील कर लेना, ठीक है। तो आपको इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। अप्रूवल, बिल्कुल सही है, अप्रूवल देना। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब है लेखा परीक्षण। ऑडिट का एग्जाम होता है लेखा परीक्षण। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की ऑडिट होती है, गवर्नमेंट की क्या होती है, ऑडिट होती है। तो गवर्नमेंट की ऑडिट में क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में चेक किया जाता है कि यहाँ पे जो ये लेन देन है वो फेयर है या नहीं है, सारी चीजें इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही है क्या, जो इन्होंने इनफ्लो और आउटफ्लो दिखा रखा है वो सही है क्या, तो उसे बोला जाता है ऑडिटिंग, लेखा परीक्षण। देखो इजी हार्ड ये तो आप ही बता सकते हो क्योंकि मेरे पास तो नहीं था अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट मतलब इससे पहले वाला एग्जाम्पल, तो पूर्ववत या पूर्वज। एंटीसीडेंट पूर्वजों को तो बोलते ही हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स के लिए आता है, लेकिन ज्यादातर ये आता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती उदाहरण के लिए। देखो हिंदी में मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मात्रा, प्लीज इसको आप बेयर करना। पूर्ववर्ती उदाहरण, ठीक है, ठीक है आरके जी, अप्रूवल भी लिख देती हूं आपका। नेक्स्ट देखिए एडजर्न। अब दो वर्ड होते हैं एडजर्न और उसके अलावा एक वर्ड होता है पोस्टपोन। तो दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, दोनों का ही मतलब हिंदी में तो क्या होता है, स्थगित करना ही होता है। एक एडजर्न का मतलब स्थगित करना और एक पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना, लेकिन दोनों में एक थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, कोई कार्यवाही जो चल रही है तो ऑनगोइंग एक्शन को आप स्थगित करते हो तो उसको एडजर्न बोला जाता है, ऑनगोइंग एक्शन को स्थगित करना। और एक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है एक्शन, उसको अगर आप पोस्टपोन करते हो तो उसको बोला जाता है उसको अगर स्थगित करते हो तो वो पोस्टपोन होता है। जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग थी अभी चालू नहीं हुई है, उसको आपने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया। आज होनी थी लेकिन आज नहीं हुआ, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए अपन ने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन कोर्ट वगैरह होते हैं उनकी कार्रवाई को एडजर्न किया जाता है, द कोर्ट इज एडजर्न, ऐसा बोला जाता है। आपने टीवी वगैरह में सुना होगा। तो काम चल रहा था, प्रोसेस में था, कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब उसको आगामी उस तक पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उसको एडजर्न बोला जाता है, स्थगन बोला जाता है, जिसमें चलता हुआ एक्शन को क्या किया गया है, आगे के लिए स्थगित किया गया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट बना हुआ है एप्लीकेशन से, तो आप एप्लीकेशन लगाते हो किसी ना किसी चीज की, किसी ना किसी एग्जाम की, क्या लगाते हो, एप्लीकेशन लगाते हो, आवेदन करते हो, आवेदन करते हो। और एप्लीकेंट तो कौन होता है, वो पर्सन होता है जो क्या करता है, आवेदन करता है। तो एप्लीकेशन लगाते हो, आवेदन करते हो एग्जाम के लिए, और एप्लीकेंट कौन होता है, वो पर्सन होता है जो आवेदन करता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो आपकी पूरी पूरी मतलब कोई भी चीज गलत हो रही है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, आपकी है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जिम्मेदारी एक तरह से जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो है जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जिम्मेदारी, कि आप उस चीज के लिए जिम्मेदारी हो। इसके लिए आप हो सकता है कि ये आपके मन की हो, ये एथिकल या मॉरल होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, एथिकल या मॉरल, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैसी होती है, लीगल होती है। यानी अगर आप किसी चीज के लिए अकाउंटेबल हो तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ये गलती क्यों हुई है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आपकी जिम्मेदारी है, ये मॉरली आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मल जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको कोई सजा नहीं मिलती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके लिए आपको पूरा पूरा जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रोबेशन। प्रोबेशन पीरियड होता है, आपने अगर सुना हो तो जब जॉब लगती है तो शुरू के 2 साल के लिए, अब वो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, अलग अलग एग्जाम के लिए, लेकिन एज फार आई नो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो 2 साल शुरू में क्या करते हैं, आपका सैलरी भी कम करते रहता है, और दूसरी चीज उसके टाइम पे आपको पक्का नहीं करता। ऐसे बोलते हैं ना कि अब आदमी पक्का हो गया है, पक्का होने का मतलब 2 साल उसने कंप्लीट कर लिया, अब उसकी सैलरी पूरी आएगी और सारी चीजें अब अच्छे से उसको डील करनी है। लेकिन प्रोबेशनरी पीरियड जो होता है उसमें उसकी सैलरी भी पूरी नहीं आती, उसको पक्का भी नहीं किया गया है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है परिवीक्षा।
क्या बोला जाता है? परिवीक्षा। अब इसको ध्यान रखना, इसमें क्या करना पड़ता है? आदमी को वेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है कि भैया मुझे पक्का किया जाएगा परिवीक्षा। इसके अंदर क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। तो ये जरूर ध्यान रखना। देखो हिंदी का वर्ड थोड़ा सा ऐसा साउंड कर रहा है कि आपके लिए न्यू हो, इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन इस शब्दों को आप 2 बार देखोगे आपको 100% याद होगा और इनमें से रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज आपको अगर क्लास में नहीं पूरा पढ़ना है, आप शीट ले लेना, टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, वहां पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना है। सुन लोगे तो कोई सुनी हुई चीज है वो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। मे बी मेरी वॉइस आपको एग्जाम में याद रहे और कुछ 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है? तो ये जरूर ध्यान रखना कि सुनने की बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, कोई चीज सुनी भी रहती है तो। पेंडिंग, पेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो पेंडिंग का मतलब होता है कोई काम जो अभी चल रहा है, मतलब पेंडिंग है, मतलब अभी हुआ नहीं है। मान लीजिए आपको कोई असाइनमेंट मैंने दिया था, आपको बोला था कि भैया 2 दिन के अंदर, जैसे अभी अपना टेस्ट पेपर चल रहा है, कि आपका असाइनमेंट था कि आपने हर दूसरे दिन एक टेस्ट देना है, सेक्शनल पेपर देना है, तो हर दूसरे दिन आपको सेक्शनल पेपर देना है। लेकिन आप बोलोगे नो मैम, माय वर्क इज पेंडिंग। क्यों मेरा काम पेंडिंग क्यों है? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली बिजी, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा काम पेंडिंग है, अभी बचा हुआ है, काम मेरा बचा हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? लंबित बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लंबित। कैसे ध्यान रखोगे? लंबा से ध्यान रखना। प्रोसेस को क्या कर दिया है? लंबा कर दिया है। जो काम हर दूसरे दिन होना था, अब वो दूसरे दिन होगा क्या? नहीं होगा। वो काम अब दूसरे दिन नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं प्रोसेस को लंबा करना, पेंडिंग करना, उसको क्या बोलते हैं? लंबित। ठीक है क्या? ये चीज समझ में आई? वेलकम आर के सैनी जी, है ना? आप बस रेगुलर रहो, पढ़ते रहो। बेस्ट विशेस, सेलेक्ट भी हो जाओ। पर्सोनेल, पर्सोनेल कौन होता है? कर्मचारी के लिए पर्सोनेल आता है, जो आदमी काम करता है। देखो एक तो पर्सनल होता है, पर्सनल का मतलब क्या है? पर्सनल का मतलब है निजी, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, निजी जानकारी। लेकिन पर्सोनेल होता है किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाला कर्मचारी। तो ये बिल्कुल आपका काम कर सकता है, पर्सोनेल आ सकता है। कंफ्यूजेबल वर्ड में भी आ सकता है पर्सनल और पर्सोनेल। पर्सोनेल होता है कार्मिक, कर्मी, जो काम करता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाला, आपका साथ में काम करने वाला क्या कहलाता है? पर्सोनेल। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है राशन। अगर टाइम बचेगा ना तो मैं आपको ना लास्ट में ये सारे वर्ड्स वापस रिवाइज भी करवा दूंगी, अगर टाइम बचेगा तो, है ना? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, राशन। राशन की शॉप पे जाते हो, क्या मिलता है वहां पे? रसद सामग्री। राशन की शॉप के बाहर देखना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता है राशन शॉप और रसद सामग्री। राशन होता है कुछ ना कुछ आपका जो स्टोरेज होता है, फूड वगैरह का स्टोरेज, आपने देखा ही होगा, राशन की शॉप्स होती है। वैसे राशन का मतलब होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। रैशनिंग होती है, रैशनिंग होती है, उसका मतलब होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, बराबरी से आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रैशनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑनररी और ऑनरेरियम, दोनों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक आ सकता है कि, मैं कह रही हूँ डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो ऑप्शन में देगा, रिजेक्शन में काम आएगा। रिजेक्शन भी तो आपको सिखाया गया है। मान लो आपको पता है कि ऑनरेरियम का मतलब क्या है, तो आप उसको तुरंत साइड में कर दोगे कि भैया ये तो मेरे काम का नहीं है, तो रिजेक्शन में काम आएगा। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला देखो, ऑनररी। ऑनररी पर्सन वो होता है जो अपने काम के बदले कोई पैसा चार्ज नहीं करता है, विदाउट पे, विदाउट बीइंग पेड। पैसिव बना रही हूं, विदाउट बीइंग पेड, जिसको उसके काम के बदले नहीं पैसा दिया जाता है या वो लेता ही नहीं है, सम्मान पूर्वक वो पैसा काम के बदले लेता ही नहीं है, उसको बोलते हैं ऑनररी। ऑनररी मतलब बिना पैसे का। क्लियर है क्या? और ये होता है नाउन। ये क्या होता है? नाउन होता है, पर्सन के लिए आता है जो अपने काम के लिए पैसा चार्ज नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम होता है आप अमाउंट पेड, अमाउंट पेड फॉर सम वर्क। ठीक है, ऑनरेरियम होता है वो पैसा, अमाउंट पेड, वो पैसा जो दिया गया है, और ये मान सम्मान का पैसा होता है। मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार एसी ठीक करने वाला है, अब वो मेरे घर में एसी ठीक करके गया है, आपका तो वो तो बेचारा पैसे नहीं लेगा, पर अपनी में थोड़ी बहुत ये होने चाहिए कि यार थोड़ा लाज शर्म में बेचारे को वो आया है तो मान सम्मान का कुछ पैसा दे, तो 500,000 रुपए उसको शर्मा मरते देना पड़ता है, और देना भी चाहिए, ये अच्छी बात है, देना भी चाहिए। तो वो होता है ऑनोरेरियम, यानी मान दे, मान सम्मान का पैसा दिया है। उसको भी पता है, देखो प्रोफेशनली अगर मान लो एसी ठीक करने का वो 2,000 रुपए लेता है, तो वो 2,000 आपसे नहीं लेगा, लेकिन वो मान सम्मान का पैसा लेगा, 500,000 जो भी है, और वो लेगा भी नहीं, आप उसको दोगे, तो वो अमाउंट जो पे किया गया उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। क्लियर है ये चीज? चलिए
नेक्स्ट वर्ड देखो ऑनरेबल, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सुनते हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुनते हो, ऑनरेबल चीफ गेस्ट सुनते हो, तो जो सम्माननीय माननीय जो हमारे यहाँ आए हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑनरेबल बोलते हैं, माननीय। जैसे चीफ गेस्ट आते हैं हमारे, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, यानी जिनको मान दिया जाएगा, मान के योग्य ये है, इनको बोला जाता है। क्लियर है क्या? चले देखें, नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन। क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस। ह्यूमैनिटेरियन होती है मानवीय, ह्यूमन से बना हुआ है। देखो ह्यूमन मतलब मानव, ह्यूमैन मतलब मानवीय, जैसे ह्यूमैन कंडीशंस होती है, ह्यूमैन मानवीय, मानवीय। स्पेलिंग का डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। ह्यूमन मतलब मानव, और मेरा एम थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लग सकता है तो प्लीज बेयर विद इट, थोड़ा सा एम मैं टेढ़ा मेढ़ा लिखूंगी तो देख लेना, है ना। ह्यूमन और ह्यूमैन लिखा है, कंफ्यूजिबल वर्ड में आ सकता है। ह्यूमन मतलब मानव, ह्यूमैन मतलब मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय कंडीशंस होती हैं। जैसे जो जेल वगैरह है वहां कंडीशन कैसी होनी चाहिए? ह्यूमैनिटेरियन होनी चाहिए, या फिर ह्यूमैन कंडीशंस होनी चाहिए, ताकि वहां के भाई आपने सजा गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको गड्ढे में गिरा दें या कुछ ऐसा करें, रहने लायक स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखिए इनिशियल्स। नेक्स्ट वर्ड है इनिशियल्स। देखो आप ये जो सजेस्टिव जो आपके मैसेजेस होते हैं या जो सजेशंस होते हैं, प्लीज आप क्लास के बाद में जो कमेंट सेक्शन होता है वहां डाला करो, वहां तो मैं देख भी पाऊंगी। यहाँ क्या है कि जल्दी जल्दी कमेंट्स चलते हैं तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, और मेरा जो फोकस रहता है वो पढ़ाने पे ज्यादा रहता है, क्योंकि एक ही घंटा आपको मिलता है, उसमें भी अगर अपन इन चीजों में टाइम वेस्ट करेंगे तो आप जान ही रहे हो, आप ही का ही नुकसान है ना। आप क्लास के बाद में आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, ये सारी चीजें लूंगी, पढ़ाई से संबंधित पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, रो मत। इनिशियल्स, इनिशियल्स एक तो इनिशियल लेटर्स को बोला जाता है जो शुरुआत के अंदर आता है। क्लियर है क्या? इनिशियल्स किसको बोला जाता है? शुरू में आने वाले लेटर्स को बोला जाता है। और एक इनिशियल्स होते हैं वर्ब के रूप में भी आता है, उसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना। तो लघु हस्ताक्षर उसी से ही बना हुआ है, इनिशियल्स का मतलब लघु हस्ताक्षर। क्योंकि हम ग्लॉसरी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लेटर वाला यूज नहीं आएगा, ग्लॉसरी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी पढ़ रहे हैं, तो प्रशासन में किस तरीके से इन शब्दों का अर्थ निकलता है उसी हिसाब से हमें याद रखना होगा। लघु हस्ताक्षर मतलब अपना साइन कर देना, उस पर सिग्नेचर डाल देना, उसको बोलते हैं इनिशियल्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारे, हम जब सिग्नेचर करते हैं तो हमारे इनिशियल लेटर से ही तो सिग्नेचर करते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में ये आपने किया है या नहीं किया है? जैसे मान लो मेरा नाम शिवानी है, तो ये किया है कि ऐसे साइन किया हो, तो इनिशियल लेटर से, शुरू का जो लेटर है उसी से तो आदमी साइन करता था। तो इनिशियल्स का मतलब होता है लघु, छोटा सा साइन है, और हस्ताक्षर। इनिशियल मतलब शुरू का लेटर एस, और उसी से ही मैंने छोटा सा साइन कर दिया है, उसको बोलते हैं लघु हस्ताक्षर। तो ऐसे भी आप चीजों को ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, जो पैसा आपको मिला गया है। जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को क्या देती है? अनुदान देती है, ग्रांट देती है। क्या उसके बदले उनको कोई टैक्स, क्या उसके बदले में उनको कोई ब्याज वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह देना है? नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, वो दान है एक तरह से। क्या है? अनुदान है, उन्होंने पैसा वो दे दिया है, ग्रांट दे दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मतलब होता है उपदान। वैसे ये होता क्या है? ये एक तरह से टिप होती है। क्या होती है? टिप होती है। आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, टिप मिलता है किसी काम के लिए, एक्स्ट्रा पेमेंट, ग्रेच्युटी। ठीक है, जैसे अब सुनो ये बात, जैसे क्या होता है जब आदमी रिटायर होता है तब भी उसको ये पेमेंट मिलती है, उपदान है। ये एक तरीके से आपको पेमेंट ही की गई है, लेकिन ये क्यों की गई है? ये पेमेंट आपको की गई है कि टिप के रूप में, एक फायदा आपको मिले, इसके लिए टिप के रूप में आपको ये पैसा मिलता है। क्लियर है क्या? चले आगे। देखो लेटर में जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या करना है, उसके जो बुक में जो अपने और भी एक्सरसाइजेस दे रखी है उनको आप अटेम्प्ट कर लो, बुक के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है वो प्लीज आप पूछ लो, है ना। थ्योरी में जितना हो सकता था मैंने आपके टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट देखिए गिल्टलेस। गिल्टी पर्सन कौन होता है? गिल्टी पर्सन होता है अपराधी। गिल्टी कौन होता है? अपराधी। एक जो गलती करता है, अपराधी भी होता है गिल्टी, और गलती करने वाला भी होता है। तो गलती, अपराध, गलती करने वाला। और गिल्टलेस, गिल्टलेस का मतलब निरपराध। तो आप हिंदी में भी देखते हो कि अपराधी का जो एंटोनिम होता है, विलोम शब्द होता है, वो क्या होता है? निरपराध होता है। ठीक है क्या? चलें क्या आगे। नेक्स्ट है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी आपने अगर पढ़ा हो, एक तो हमारा होता है कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है कंटिंजेंसी फंड। क्या आपने पॉलिटी कभी पढ़ी है क्या? ये बताओ एक बारी।
चले सुने क्या, बताइए जल्दी से, कभी सुना है क्या कंसोलिडेटेड फंड और कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंट फंड, कभी सुना है? कंसोलिडेटेड फंड होता है संचित निधि, जो पैसा आपने इकट्ठा किया है, कंसोलिडेटेड फंड। और कंटिंजेंसी फंड जो होता है वो होता है आकस्मिक निधि। तो आपने अगर पढ़ा हो पॉलिटी में तो उसमें बोलते हैं कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कंसोलिडेटेड फंड से कैसे कैसे पैसा जाएगा, ठीक है, किसकी सैलरी देनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह हमें पे करनी होती है, कंसोलिडेटेड फंड पे ही चार्ज होती है वो सारी चीजें। और कंटिंजेंसी फंड होता है जब इमरजेंसी हो तब राष्ट्रपति के पास ये शक्ति रहती है कि वो इस फंड का यूज करने के लिए अलाउ कर दे, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंटिंजेंसी से याद रखना, उस फंड से याद रखना, आकस्मिक व्यय, आकस्मिक खर्चा होता है ये, ठीक है, कंटिंजेंसीज। और कंसोलिडेटेड फंड के रूप में पूछे तो वो संचित निधि होती है, दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से चीजों को रिलेट कर करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए सबऑर्डिनेट। आप जानते हो कि सबऑर्डिनेट कौन होता है? जो सब मतलब वैसे भी अंडर होता है, जैसे ये एक सेट है, रीजनिंग पढ़ के आए हो तो एक सेट है, उस सेट के अंदर जो छोटा सेट है उसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोला जाता है। और देख लो, जैसे एक तो होता है मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, एक होता है सब मजिस्ट्रेट, तो सब का मतलब ही छोटा है। एक है डिवीजन, एक होता है सब डिवीजन, डिवीजन का अंदर का पार्ट तो छोटा है। ऐसे ही सबऑर्डिनेट, सब का मतलब ही क्या है? छोटा, सबका मतलब ही क्या है? छोटा, उप वाला अर्थ देता है ये, ठीक है, कम वाला, उप, ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। तो सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, जो आपके नीचे काम कर रहा है, आपका जूनियर मान सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है, और जो ऊपर है वो आपका सीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, आप जानते हो बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आपकी डायरी के ऊपर लिखा हुआ होता है कि बैंक के जो ट्रांजैक्शन है वो एक साथ में, कि भैया इतनी तारीख को इतने रुपए निकाले थे, इतनी तारीख को इतने रुपए डाले थे, वो होते हैं बैंक ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन, किस तरीके से आपने चीजों को बैंक के साथ में एक्सचेंज किया है। नेक्स्ट है रेगुलेशन। रेगुलेट का मतलब होता है लॉ के अकॉर्डिंग चीजों को करना। किसी चीज को रेगुलेट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? लॉ के अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर रहे हो, टू सेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। चीजों को लॉ के अकॉर्डिंग सेट करने को क्या बोलते हैं? रेगुलेट करना, नियमन करना, अगर आपने सुना हो तो। और रेगुलेशन का मतलब है विनियमन, यानी कोई भी चीज है सही नहीं चल रही है तो उसको क्या करो? रेगुलेट करो, उसको सही करो, नियमों के अनुसार करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टोल टैक्स। टोल टैक्स कब देते हो? जब कहाँ जाते हो? टोल टैक्स तब देते हो जब आप जाते हो कहीं गाड़ी में बैठ के रास्ते में, और हिंदी में पढ़ के आए हो, रास्ते का एक प्रायवची होता है पथ। रास्ते का प्रायवची क्या होता है? पथ। और टैक्स का मतलब क्या होता है? कर। तो टोल टैक्स क्या हो गया? पथ कर हो गया। देखो कैसे रिलेट कर करके पढ़ सकते हो आप, है ना भाई, क्योंकि ये सारी चीजें आम जीवन में कभी बोले हो गाड़ी में बैठ के कि भैया टोल टैक्स दे रहे हैं या पथ कर दे रहे हैं, तो आप कभी भी कहीं भी जाओ क्या बोलोगे? पथ कर दे रहे हैं, ताकि चीजें याद रहे आपको थोड़े दिन के लिए, ठीक है क्या? चलिए, कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आप क्लास के बाद बताना, ताकि जो लास्ट में कमेंट सेक्शन में, ताकि वो टॉपिक हम अच्छे से और डील करेंगे आपके साथ में, है ना। नेक्स्ट है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है क्या? रिज्यूम का मतलब होता है रीस्टार्ट करना, रीज्वाइन करना। रिज्यूम स्टार्ट करने के लिए आता है, ठीक है। नहीं, रिज्यूम का मतलब छोड़ना नहीं होता है। अबेंडन का मतलब छोड़ना होता है, डेजर्ट का मतलब छोड़ना होता है, रेलिंक्विश का मतलब छोड़ना होता है, एब्डिकेट का मतलब छोड़ना होता है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशित या पूर्व अनुमानित। क्या होता है? पूर्वानुमानित। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। एंटिसिपेशन का मतलब होता है पहले ही आपने क्या कर लिया है? सोच लिया है कि चीजें कैसी होंगी, फ्यूचर में चीजें कैसी होंगी, उसकी प्रत्याशा। प्रति प्लस आशा है, आशा मतलब पहले ही आपने अज्यूम कर लिया है कि चीजें कैसी होंगी भविष्य में, उसको बोलते हैं एंटिसिपेशन। और एंटिसिपेटेड का मतलब होगा प्रत्याशित, और इधर देखोगे तो पूर्वानुमानित भी लिखा हुआ आ सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मतलब होता है जीने के लिए हमें जो इनफ थिंग्स चाहिए होती है, what we need to live, जो बेसिक चीजें हैं,
जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जीने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? सब्सिस्टेंस बोला जाता है। ऐसे याद रख सकते हो कि हमारा सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? पदार्थ। सब्सटेंस का मतलब है पदार्थ। तो एक आदमी का सब्सटेंस या उसका पदार्थ, उसका बॉडी तभी तक रह सकता है जब तक उसके पास निर्वाह भत्ता हो। क्या हो? निर्वाह भत्ता हो। आज अगर मेरे पास खाने के पैसे नहीं हो तो क्या मेरा सब्सटेंस रहेगा, मेरा पदार्थ रहेगा, या मेरी बॉडी रहेगी? मैं जी पाऊंगी? नहीं जी पाऊंगी। तो सब्सटेंस से कनेक्ट करके इसको कहीं ना कहीं आप याद रख सकते हो, निर्वाह भत्ता, जीने के लिए जो हमें पैसा चाहिए, जो हमें जरूरत हो। नेक्स्ट वर्ड है लाइसेंस। लाइसेंस से आप सब परिचित हो, लेकिन देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अनुज्ञप्ति। लाइसेंस होता क्या है? लीगल अप्रूवल होता है किसी चीज के लिए। क्या होता है? लीगल अप्रूवल होता है। जैसे आपको माइंस चाहिए, उसका भी लाइसेंस होता है, माइनिंग का भी लाइसेंस होता है, आपको गाड़ी चलानी उसका भी लाइसेंस होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको बोलते हैं अनुज्ञप्ति। क्या बोलते हैं? अनुज्ञप्ति। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। आज तक कभी बोले ही नहीं होंगे, कहीं सुने ही नहीं होंगे अनुज्ञप्ति। देख, सुना है क्या किसी ने अनुज्ञप्ति? क्योंकि लाइसेंस ही बोलते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि लाइसेंस सी वाला नाउन होता है और एस वाला क्या होता है? एस वाला वर्ब होता है। ये ध्यान रखना। और जो हमारी यूएस वाली इंग्लिश हो, ये यूके इंग्लिश का है, जो ब्रिटेन इंग्लिश जो हम फॉलो करते हैं, और यूएस वाली इंग्लिश के अंदर लाइसेंस ही होता है, एस वाला ही होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, गजट। आप अगर अखबार पढ़ते हो तो अखबार के अंदर एक बड़ा सा पेज होता है जिसपे लिखा हुआ होता है गजट, राजपत्र। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है। राजपत्र में क्या होता है? ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है। कोई डिसीजन अगर लिया गया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, कोई डिसीजन अगर सरकार द्वारा लिया गया है और उसको पब्लिक अगर आपको करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? गजट। उसको क्या बोलते हैं? गजट। गजट को बोलते हैं राजपत्र। क्लियर है क्या? ये बजट नहीं है, बजट मत कर देना। बजट का होता है आय व्ययक। लिख लो यही, आय व्ययक, ये बजट को बोलते हैं। आय मतलब जो इनकम आई है, व्यय मतलब जो खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस हुए हैं। तो आय व्ययक किसको बोला जाता है? बजट को बोला जाता है। ये गजट है, अनाउंसमेंट होता है। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो वो गजट के अंदर दी जाती है। न्यूज़पेपर में आता है राजपत्र लिखा हुआ। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट। कैबिनेट किसको बोलते हैं? मंत्रिमंडल को बोला जाता है। कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो कैबिनेट की मीटिंग में कौन जाते हैं? हम आप तो जाते नहीं है, मंत्री ही जाते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो वहां पे भी आता है कैबिनेट। क्या होता है? कैबिनेट होता है मंत्रिमंडल, क्योंकि उस मीटिंग में मंत्री ही जाते हैं। कैबिनेट की मीटिंग होती है। क्लियर है क्या? तो कैबिनेट बोला जाता है वो स्पेशल मंत्री जिनको हर मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करवाया जाता है, जो डिसीजन टेकिंग बॉडी होती है, गवर्नमेंट की डिसीजन टेकिंग बॉडी। डिसीजन टेकिंग बॉडी होती है ये। सरकार के अधिकतर फैसले, मंत्री तो खूब सारे बनाते हैं, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर होती है उसी की चलती है, मीटिंग्स में उसको बुलाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, अकाउंटेंसी। तो जो अकाउंट्स के बच्चे हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? लेखा विधि। दो चार शब्द हमारे सामने आ गए हैं, जैसे आपके ऑडिटिंग आ गया, लेखा परीक्षण, ठीक है, इसके अलावा अकाउंट्स आ गया, ठीक है, एक ये अकाउंटेंसी आ गया, लेखा विधि। तो ये दो चार शब्द जो भाई जो हम आम जीवन में काम में नहीं लेते, उनको क्या करना होता है? उनको स्टार लगाना होता है कि दो चार बार देखेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये बैठ जाए। इतना हम लोग, मान लिया हम इंडिया से हैं, हमारे यहाँ हिंदी बहुत ज्यादा बोली जाती है, और खैर हम तो राजस्थान से हैं, हमारे यहाँ तो मारवाड़ी उससे ज्यादा बोली जाती है, या हमारी रीजनल लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, मारवाड़ी ही नहीं, कुछ भी हो, जो भी हो, XYZ। तो हमारे लिए ये टर्म्स आम जीवन में इतना काम में नहीं आते, तो हमें ये नए शब्द हैं, इन नए शब्दों को अपनी डिक्शनरी में ऐड ऑन करना है। कब तक के लिए? एग्जाम तक के लिए। अभी तो, फिर आपका मन करे तो आगे के लिए कर लेना। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। आपको पता है तो सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती थी। क्यों मिलती थी? मान लीजिए आपको एक कॉपी मिली है और उस कॉपी में आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आपको सपोर्ट के लिए एक दूसरी कॉपी मिलेगी, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री कॉपी। उसको क्या बोला जाता है? पूरक बोला जाता है। सीनियर और जूनियर। सीनियर होता है आपसे बड़ा, आपसे उम्र में जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? सीनियर। वरिष्ठ, वरिष्ठ यानी जो आपसे उम्र में बड़ा है। नेक्स्ट है कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब छोटा। तो कनिष्ठ लेखाकार, लेखापाल, ऐसे करके एक अभी जूनियर अकाउंटेंट आया था ना, तो जूनियर अकाउंटेंट जॉब का नाम क्या था? कनिष्ठ लेखाकार या लेखापाल? जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, और सीनियर आपसे बड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी पे अभियोग लगाना। किसी पे अभियोग लगाने का मतलब क्या है? किसी को आप क्या कर रहे हो? उस पे आरोप लगा रहे हो। उस पे क्या लगा रहे हो? आरोप लगा रहे हो। आरोप लगाना, लिटिगेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लिटिगेट। इसका एक और सिनोनिम लिख लो, लिटिगेट। लिटिगेट, लिटिगेशन होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL अगर आपने सुना हो। तो लिटिगेट क्या करते हैं? सामने वाले पे आरोप लगाते हैं, लिटिगेशन। क्लियर है क्या ये चीज?
चले आगे, एलडीसी हेमंत जांगिर जी, आप एलडीसी हैं या बनने की ओर अग्रसर हैं? चले आगे, पक्का? नेक्स्ट देखिए, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? उपबंध। प्रोविजन का क्या मतलब है? उपबंध। और कई कई जगह प्रावधान भी लिखा हुआ आता है। प्रावधान होते क्या है? प्रोविजन, किसी काम के लिए क्या क्या आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है, फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो फैसिलिटीज अवेलेबल है उनको क्या बोलते हैं? प्रोविजन बोला जाता है, उपबंध बोला जाता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही है, एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाना। नेक्स्ट है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी, टेम्परेरी। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। जब तक प्रोविजन है तब तक के लिए, तब तक के लिए, जब तक के लिए प्रोविजन है, प्रावधान है तब तक के लिए। तो प्रोविजनल का मतलब क्या है? टेम्परेरी या अस्थायी। प्रोविजन का मतलब प्रावधान या फिर उपबंध। चले आगे, नेक्स्ट है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, जैसे डॉक्टर रिकमेंड करता, या हम किसी को रिकमेंड करते हैं कि भैया फलानी कोचिंग अच्छी है, वहीं जाना है, तो रिकमेंड करना। किसी ना किसी की आपने तारीफ करके बोल सकते हो, किसी ना किसी को आप अच्छा बताकर उसको बोलते हो कि हाँ वहीं जाना है, तो वो रिकमेंडेशन कहलाती है। अब मेरे को तो खुद को बहुत शॉकिंग लग रहा है कि रिकमेंडेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुशंसा और संस्तुति। देखो ये ऐसा है, ये आधा सा है, संस्तुति। अब एग्जाम में इसका कोई लेना कोई देना, आज तक मेरे हिसाब से ग्लॉसरी के अलावा किसी ने आम जीवन में काम में नहीं लिया होगा ये वर्ड, संस्तुति, संस्तुति। अब ये वर्ड लेकिन हमें एग्जाम के लिए याद करना पड़ेगा, और यही है कि एग्जाम के लिए आपको वो भी करना पड़ता है जो नहीं करना है, आम जीवन में काम आए चाहे नहीं आए। क्लियर है क्या? रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? अनुशंसा या संस्तुति। जैसे क्लियर है क्या? ये कह रहे राष्ट्रपति को जैसे रिकमेंडेशन दी जाती है या ली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंपनसेशन। कंपनसेशन, आप कुछ भी चीज की प्रतिपूर्ति की जाती है। कंपनसेशन का मतलब होता है प्रतिपूर्ति या मुआवजा। मान लीजिए कोई भयानक हादसा हुआ है, जैसे अभी आपने सुना हो तो ऐसा न्यूज में आ रहा था कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों की हीट वेव से डेथ हो रही है, तो उन लोगों को क्या दिया जाए? मुआवजा दिया जाए। तो उन लोगों को क्या दिया जाए? कंपनसेशन दिया जाए, उनको प्रतिपूर्ति की जाए, उनको कंपनसेट किया जाए। बेचारों के यहाँ पे डेथ हो गई है, उनके पास उनकी ऐसी स्थिति नहीं है, गर्मी इतनी ज्यादा है, तो उनको क्या दिया जाए? मुआवजा दिया जाए या प्रतिपूर्ति किया जाए, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। तो अब ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम आम जीवन में काम में लेते हैं, रिकमेंडेशन और आपका ये जो कंपनसेशन है, लेकिन इनको क्या करते हैं? इनका हिंदी एग्जैक्ट जान नहीं पाते, इसीलिए हमें ग्लॉसरी पढ़वाते हैं कि भैया हिंदी जानो, क्योंकि जब डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां हिंदी में काम आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है स्पीड अप करना। क्या करना? स्पीड अप करना, शीघ्र कार्यवाही करना। इसका एंटोनिम भी चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, एंटोनिम होता है इम्पीड। इम्पीड का मतलब बाधा, इम्पीड का मतलब बाधा। अभी आपने चीजों को एक्सपीडाइट किया है, एस्केलरेट किया है, थोड़ा सा बढ़ाया है। क्या किया है? थोड़ा सा बढ़ाया है, एम्पलीफाई किया है। अभी तो क्या किया है? कार्रवाई को आपने एक्सपेडाइट किया है, थोड़ा तेजी, स्पीड अप ला दिया है। लेकिन अभी एंटोनिम क्या लिखवा है? इम्पीड, बाधा उत्पन्न कर दी है। क्लियर है क्या? चले, पक्का? नेक्स्ट, एक मिनट पानी पी ले। पढ़ो एक बारी क्या लिख रखा है बोर्ड पे। वैसे इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट लिखी हुई है, और रीजन भी आप जान ही रहे हो। इतनी खतरनाक हिंदी मेरी हो जाए तो मैं हिंदी पढ़ाना शुरू कर दूं, जितनी खतरनाक यहाँ लिखी हुई है। चले आगे, है, थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड है आप लगाओ।
नेक्स्ट देखो, आवाज आ रही है? नेक्स्ट है मस्टर रोल। मस्टर रोल होता है कि आपने देखा होगा अटेंडेंस रजिस्टर होता है। क्या होता है? अटेंडेंस रजिस्टर होता है। आप कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हो तो हर इंस्टीट्यूट में अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं? मस्टर रोल बोला जाता है। उपस्थिति पंजिका, तो आपने ये तो जरूर हिंदी में लिखा हुआ होता है, जैसे हमारे भी ऑफिस है तो उसके अंदर रजिस्टर के ऊपर क्या लिख रखा है? उपस्थिति पंजिका, कि आज कौन आया है कौन नहीं आया है। तो अटेंडेंस रजिस्टर को ही क्या बोला जाता है? मस्टर रोल बोला जाता है। क्लियर है क्या? उसको बोलते हैं उपस्थिति पंजिका, कि कौन कौन उपस्थित है कौन कौन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? नैसर्गिक या प्राकृतिक। नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक। तो इसका एंटोनिम आप बता दो, जो आर्टिफिशियल हो। कैसा हो? आर्टिफिशियल हो। कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। तो नैसर्गिक मतलब जो हमें प्रकृति से मिला है, नेचर से हमें मिला है, नेचुरल, नेचर से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा का मतलब है कार्यसूची और मिनट्स का मतलब है कार्यव्रत। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान में रखना आप। हाँ, ये कह रहे नरेगा में भी होता है मस्टर रोल। देखो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो कोई बात नहीं, मुझे अगर नहीं पता है नरेगा में होता है तो मैं जरूर इसको शेयर करूंगी आपके साथ में, कि अगर किसी को पता हो तो बहुत अच्छा तरीका होता है। चीजों को रियल लाइफ से जितना रिलेट करके याद करोगे लंबे समय तक याद रहेगा। तो जिन बच्चों को पता है कि नरेगा के अंदर भी मस्टर रोल होता है, प्लीज याद रखना उससे रिलेट करके कि वहां पे भी अटेंडेंस लगती है। ठीक है? पटवारी अंकित जी, सब एक से बढ़कर एक है यहाँ। एलडीसी, पटवारी, थोड़े दिन में पता होगा कि एसडीएम भी आ रहे हैं। ऐसे भजन लाल जी तो आते ही हैं, इन दिनों आना बंद हो गए। नेक्स्ट देखिए, एजेंडा और मिनट्स में क्या डिफरेंस होता है। एजेंडा का मतलब होता है कि क्या क्या काम, व्हाट टू डू। एजेंडा का मतलब होता है व्हाट टू डू, क्या क्या काम करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा आज का एजेंडा है कि मुझे 4 क्लास रिकॉर्ड करनी है, 5 पेपर बनाने हैं और 2 बच्चों से मीटिंग करनी है, तो वो मेरा आज का एजेंडा है, व्हाट टू डू, कि मेरे को क्या क्या काम करना है। जबकि मिनट्स का मतलब होता है कार्यव्रत। मिनट्स का मतलब कार्यव्रत है कि जो प्रोसेस, जब कार्यवाही चल रही थी, जब मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग के दौरान क्या क्या चीजें डिस्कशन में आ रही थी। तो डिस्कशंस ड्यूरिंग अ मीटिंग। मीटिंग के दौरान क्या क्या डिस्कशंस थे उसको क्या बोला जाता है? मिनट्स बोला जाता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, प्लीज ध्यान रखना। ऑप्शन के अंदर दोनों आएगा। 1 मिनट तो वही है हमारा समय वाला, समय की सबसे छोटी इकाई मिनट कहलाता है। लेकिन एक ये आपका जो मिनट्स है ये कार्यव्रत वाला है। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने वीआईपी में एक मीटिंग आयोजित की है कि भैया एलडीसी के लिए या स्टेट वैकेंसीज के लिए इंग्लिश में क्या क्या किया जाए। तो डिस्कशन में हुआ था क्यों ना यूट्यूब पे कुछ क्लास चला दें, कुछ कोर्सेज वगैरह लॉन्च करें, कुछ टेस्ट सीरीज हम नया लेकर आए, कुछ फ्री टेस्ट सीरीज लाएं, कुछ पेड लेकर आए। ऐसा ये तो डिस्कशन था। और एक कार्यव्रत करना क्या है कि अनाउंस करना है कि हमारे कोर्स आ चुका है एप्लीकेशन पे। तो एजेंडा है कि हमें ये अनाउंस करना है कि कोर्स आ चुका है एप्लीकेशन पे। क्या हम आपको कभी बताते हैं कि अब जो पीछे जो मीटिंग होती है उसमें क्या क्या चीजें हुई है? कभी नहीं बताते। तो उस मीटिंग का जो डिस्कशन है उसको तो बोला जाता है मिनट्स। और जो डिसीजन टेकन है या जो हमें पब्लिकली रिलीज करना है, जो जो काम हमें करना है, वो कहलाता है एजेंडा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा। कोई भी चीज होती है उसके लिए क्या किया जाता है? ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है कि कैसे ये चीज रहेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगा प्रोसीजर, उसको क्या बोलते हैं? मसौदा बोलते हैं। अब इसका कोई उपाय नहीं है, ड्राफ्ट को मसौदा बोलते हैं तो मसौदा ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो 55 वर्ड्स हो चुके हैं। आई होप आप चीजों को याद कर रहे हो। कितने लोगों को ये 55 वर्ड याद हुए हैं? फटाफट से कमेंट करो भाई, पता चले कि पढ़ तो रहे हो ना आप लोग। केवल ऑनलाइन रहने से कुछ नहीं होगा, है ना? पढ़ना है, याद करना है चीजों को। आर के सैनी जी कह रहे हैं कि प्रारूप होता है। देखो थोड़ा सा प्लीज हिंदी में आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना, क्योंकि हिंदी के मामले में मेरा हो सकता है ऊपर नीचे हो, है ना? लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर उठाए हुए हैं एग्जाम के, एग्जाम से उठाई हुई चीजें हैं ये, है ना? एग्जाम से उठाई हुई चीजें हैं, तो प्लीज इसको चेक करना। जिनका रिवीजन हो रहा है बहुत अच्छी बात है। चलिए, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? वापस होने वाला। रिकरिंग, री मतलब वैसे भी वापस होता है, री मतलब भी अगेन होता है। रिकरिंग मतलब कोई चीज बार बार हो रही है, उसको बोलते हैं रिकरिंग। पुनरावर्ती, पुनः मतलब फिर से और आवर्ती मतलब बार बार होने वाली, तो पुनरावर्ती को क्या बोलते हैं? रिकरिंग। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक। अगर फिर पॉलिटी से जोड़ूंगी,
थोड़ा पॉलिटी अगर पढ़े हुए हो तो काफी सारी चीजें काम में आएगी, क्योंकि पॉलिटी के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ही एडमिनिस्ट्रेशन से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी का फायदा मिलेगा, इसीलिए बोल रही हूं मैं ना। डीफैक्टो का मतलब क्या होता है? वास्तविक। जैसे आप जानते हो एक होता है डीफैक्टो, एक लिख रखा है डी जुरे। तो आपको पता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो फैक्टो बना हुआ है फैक्ट से। किससे बना है? फैक्ट से बना हुआ है। फैक्टो किससे बना हुआ है? फैक्ट से। तो जैसे रूलिंग पर्सन कौन है? रूल कौन कर रहा है वास्तविकता में? वास्तविकता में रूल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे देश के हेड ऑफ द नेशन डी फैक्टो तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। वास्तविक तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन डी जुरे मतलब जुडिशरी हमारी क्या कहती है? विधि हमारा क्या कहता है? जुडिशियल सिस्टम हमारा क्या कहता है? जुडिशियल सिस्टम मतलब विधि क्या कहती है? विधि कहती है कि प्रेसिडेंट है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया है कि हेड ऑफ द नेशन कौन है? हेड ऑफ द नेशन है हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन एक्चुअली में फैक्चुअली अगर हम देखें, चीजों को वास्तविक ढंग से देखें, तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो डी फैक्टो और डी जूरी को आपको ध्यान में रखना है। फैक्टो मतलब फैक्ट, वास्तविकता से, फैक्चुअलिटी अगर देखें, फैक्चुअली अगर चीजों को देखें तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है वास्तविक। और डी जूरी मतलब विधि, नियम क्या कहता है कि कौन है। तो डी फैक्टो डी जूरी दोनों को ही ध्यान में आपको रखना है। चले नेक्स्ट देखें। एकदम मुंह पे याद है इनको। आपको ये फाइल पहले मिल गई थी कि आप कोर्स में जुड़े हुए हो क्या? क्रिकेट न्यूज। एक तो ऐसा खतरनाक नाम रख देते हो कि मेरे को फिर यूं सोचने में लगता है कि क्या नाम होगा आपका, है ना। कोर्स में जुड़े हुए हो क्योंकि उन्हीं बच्चों के पास ये फाइल है पहले से जो कोर्स में है। नेक्स्ट देखो, एक्सचेकर हमने बीच में छोड़ा है। एक्सचेकर का मतलब क्या है? एक्सचेकर का मतलब है राजकोष। राजकोष का मतलब है कि कोई भी कंट्री होती है उसके अंदर पैसों का आन जान जो होता है उसके लिए एक ट्रेजरी मेंटेन की जाती है। उस ट्रेजरी को क्या बोला जाता है? उस ट्रेजरी को बोला जाता है राजकोष। यानी कोई भी कंट्री, अब जैसे राजकोष पुराने जमाने का समय, राजकोष मतलब राजा का कोष। राजा का कोष मतलब राजा जहां पैसा रखता था। अभी आज के समय में राजा रानी का शासन तो है नहीं, तो राजा रानी का शासन नहीं। आज के समय में राजा कौन है? राजा वही है जो हेड ऑफ द नेशन है। आपके यहाँ पे अगर कोई सा भी सिस्टम हो, चाहे मोनार्की है, राजा रानी का शासन है, चाहे आपके यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो आपके जो भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो हेड ऑफ द नेशन है। तो ये राजकोष जो होता है सारे पैसे का एक जगह की ट्रेजरी होती है कि जो पैसा कंट्री के पास में है। ठीक है क्या? चले आगे बढ़े क्या? गुड श्रेयांश, सेलेक्ट हो जाना और ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। ये है ना, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, बट आप प्लीज सेलेक्ट हो जाओ पढ़ पढ़ के सारे बच्चे। मुझे ये है कि जितने बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। आपका सिलेक्शन ही सब कुछ है। ठीक है, चलिए। इप्सो फैक्टो का मतलब वही अगेन, यथा तथ्यतः, तिथि के अनुसार, फैक्ट के अनुसार। तथ्यतः वाले को करो, इसमें विदितः की जगह किसको करो? तथ्यतः वाले को करो, तथ्य के अनुसार, फैक्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसा होना चाहिए वैसा, इप्सो फैक्टो। नेक्स्ट वर्ड है एक्स ऑफिशियो। आपने अगर सुना है तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है कि ऑफिस तो है उसके पास में, ऑफिस है, लेकिन प्लस उसी के साथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है दूसरी चीज की भी। जैसे मान लीजिए Our Prime Minister is the ex officio chairman of नीति आयोग। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है नीति आयोग के। यानी प्रधानमंत्री हैं, उनके पास वो कुर्सी तो है ही, प्रधानमंत्री तो वो है ही, लेकिन इसके साथ में वो अब नीति आयोग के चेयरमैन, उसके अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे। उसको क्या बोला जाता है? पदेन। यानी पद पे रहते हुए आपको साथ में एक और जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही है। आपने राज्यसभा के अंदर भी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो राज्यसभा के प्रेसिडेंट भी हैं, राज्यसभा के वो भी कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति का काम भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है आर के सैनी जी, वो भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोरम। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी, अब मैं आप इतनी बार आज पॉलिटी बोल रही हूँ, पॉलिटी पढ़े होते तो एक्चुअली आपको फायदा मिलता आज वाली क्लास में। अब जैसे ये सारी चीजें हैं, हिंदी में तो खैर इतना मेरे को याद करने का लोड नहीं लेना पड़ता था, है ना, अभी लेना पड़ रहा है, हिंदी भी सारी चीजें समझनी पड़ रही है, लेकिन ये सारी चीजें वहां पॉलिटी में पढ़े हूं तो रिलेट कर पा रहे हैं, फिर हिंदी याद करने में इतना मुश्किल नहीं हो रहा है। जैसे अब देखो, कोरम का मतलब क्या है? गणपूर्ति। कोरम का क्या मतलब है? गणपूर्ति। अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा हो तो कभी भी ग्राम सभा की मीटिंग होती है तो 1/10 मेंबर्स का होना, 1/10 मेंबर्स का होना, प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा क्या है?
जरूरी होता है। क्लियर है क्या? ये इतना अगर जितना मैं अगर ध्यान में रख रही हूँ तो ये 1/10 ही है कोरम के अंदर। गणपूर्ति कितने की होनी चाहिए? गणपूर्ति होनी चाहिए 1/10 की, अगर ग्राम सभा की मीटिंग का आपको आयोजन करना है तो। एक तो होता है कोरम यानी गणपूर्ति, कितने गण, गण मतलब लोग, गण मतलब क्या? गिनने से, गण किससे? गिनने से, कितने पर्सन्स अवेलेबल है उनसे याद रखना कि इतने लोगों का होना बहुत बहुत जरूरी है। क्लियर है क्या? चलिए अब देखो नेक्स्ट चीज, एक होता है कोटा। कोटा क्या होता है? कोटा होता है अंश या भाग। आपने देखा है कि हमारा अलग अलग चीजों के अंदर, जैसे IMF में हमारा कोटा इतना है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है वरना मैं आपको बताती। जैसे IMF में हमारा कोटा इतने % का है या इतना नंबर है, तो कोटा का मतलब होता है कि भारत ने इतना पैसा दे रखा है। तो फिर कोटा से क्या होता है? इतना पैसा भारत ने दे रखा है तो इतना उसके वोटिंग की पावर होगी, यानी भारत अगर वोट करता है किसी चीज के लिए तो इतना % ही होगा। मान लो मेरा कोटा 1/3 है, तो जब वोटिंग होगी तो मेरी वोट वैल्यू क्या होगी? वो 1/3 ही होगी, वोट वैल्यू भी इतनी होगी। इसीलिए आप देखते हो कि जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, जो बड़े देश हैं, जितने भी बड़े, यानी मॉनेटरी टर्म्स में मैं बड़े बोलूंगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा पैसा दे देते हैं ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में, और ज्यादा पैसा देके क्या करते हैं? वहां के वोटिंग वैल्यूज को भी ज्यादा अपना बना लेते हैं, इसलिए उनकी ज्यादा चलती है। ये चीजें बहुत मैटर करती है, उसको बोलते हैं कोटा या अंश। क्लियर है क्या? चले आगे नेक्स्ट देखिए, एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ, यानी जैसा है वैसे के लिए आता है, जो पॉसिबल है उसके लिए आता है एडहॉक। पूछा हुआ है कई बार, ठीक है, तदर्थ। नेक्स्ट देखो डिस्पोजल। डिस्पोजल आते हैं, उसको क्या करते हो? पी के अपने घर में थोड़ी सजाते हो। डिस्पोजल अपने शादियों में आते हैं, क्या बोलते हैं उनको? पत्तल डोना, उनको घर में खाने के लिए थोड़ी रखते हो कि मांज के या सफाई करके उनकी वापस काम में ले लेंगे। तो डिस्पोजल का क्या होता है? डिस्पोजल है निस्तारण करना, निपटारा करना या निस्तारण करना, मतलब खत्म कर देना। निस्तारण या निपटारा करना, भैया पिया और फेंक दिया, ठीक है ना, पर फेंकना है डस्टबिन में, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखा करो। चले नेक्स्ट है ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है अनुग्रह। सामने वाले पे तुमने क्या दिखा दिया है? सामने वाले ने तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा उपकार दिखा दिया है। अब बता दूं, और स्कूल के अंदर कुछ लोग ग्रेस लग के पास होते हैं, सुना है क्या? ग्रेस, स्कूल में ग्रेस लग के पास होते हैं। ग्रेस लग के तुम्हें, भैया तुम्हारे नंबर आ रहे थे कितने? 34, उसने 36 वाला पास होता है, तो उसने थोड़ा बहुत तुम्हारा उपकार करके 36 करके जैसे तैसे तुम्हें ग्रेस मार्क्स देके और पास कर दिया, तो वो अनुग्रह है, उसका क्या है? अनुग्रह है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए आप, सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन का मतलब होता है आपकी पेंशन। सुपर एनुएशन का मतलब क्या होता है? पेंशन। पेंशन, जैसे आदमी रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद उसको पेंशन के रूप में उसकी सैलरी का आधा 50% मिलता है। क्या मिलता है? 50% ऑफ हिज सैलरी। रिटायरमेंट पे क्या मिलता है? 50% ऑफ हिज सैलरी, 50%। ठीक है, लेटर ऑलरेडी करवा चुके हैं ना, आप चेक करो हमारे चैनल पे, लेटर हो चुका है। सुपर एनुएशन अधिवार्षिकी की क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आधा पैसा, आधा पैसा आपको मिलता है, आपका 50% मिलता है सैलरी को, उसको क्या बोलते हैं? सुपर एनुएशन, पेंशन को बोला जाता है। और सुपर एनुएट का मतलब होता है सेवानिवृत्त होना, यानी रिटायरमेंट। तो ये रिटायरमेंट के बाद ही तो पेंशन मिलती होगी, रिटायरमेंट से पहले थोड़ी पेंशन मिलती है, तो हमेशा ध्यान रखना सुपर एनुएट मतलब रिटायर होना, रिटायरमेंट से लिखा हुआ है। और सुपर एनुएशन होती है रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन मिलती है, उसको हिंदी में अधिवार्षिकी बोला जाता है। आपका मुद्दे का विषय यही है, अधिवार्षिकी जानना, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पेंशन को ये बोला जाता है। चले क्या आगे? पक्का? नेक्स्ट वर्ड है आपका अनअवॉइडेबल। अन का मतलब है नॉट और अवॉइडेबल मतलब जिसको अवॉइड किया जा सके। तो एक ऐसी चीज जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके वो क्या कहलाती है? अनअवॉइडेबल कहलाती है। उसको इंग्लिश में, हिंदी में देखो, अ का मतलब नहीं होता है, और परिहार्य, परिहार्य मतलब अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड किया जा सके। तो अपरिहार्य मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अनअवॉइडेबल जिसका परिहार नहीं किया जा सकता, परिहार मतलब जाने देना, परिहार मतलब लेट गो, जाने देना, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है? अपरिहार्य कहलाता है। नेक्स्ट है कन्वीन। ये सारे शब्द आरएसएसबी के फेवरेट हैं, तभी वो पूछ रहे हैं, और आप आगे देखोगे अभी कुछ समय बाद चीजें रिपीट होने लगेगी, इसका मतलब उन्होंने बार बार पूछा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना। कन्वीन, कन्वीन का मतलब होता है संयोजन करना या बुलवाना, जैसे कन्वीन अ मीटिंग, कन्वीन अ मीटिंग, मीटिंग का आयोजन करना, मीटिंग का आयोजन करना, मीटिंग का आयोजन करना या बुलाना।
ठीक है। और एक होता है कन्वे। कन्वे का मतलब होता है प्लीज कन्वे माय मैसेज, पहुंचाना, पहुंचाना मेरे मैसेज को आगे आगे पहुंचाना, प्रेषित करना, आगे पहुंचाना। और एक होता है कॉन्वे। कॉन्वो का मतलब होता है काफिला, गाड़ियों का काफिला, कॉन्वो। तो तीनों स्पेलिंग अलग अलग है, तीनों ध्यान में रख सकते हो आप, ठीक है। देखो एलडीसी के लिए हमने टॉपिक वाइज बैच ऐसे अलग से तो यूट्यूब पे अपन रखेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी ऐसा कोई बैच हो हमारे पास रिकॉर्डेड मिल जाए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएं सारे, प्लस आपको जो है प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएं। जैसे वोकैब का एक सेपरेट बैच है, वैसे एमसीक्यू बैच कोशिश करेंगे। जयपुर में बारिश आ रही है, अब मुझे क्या है बाहर दिख नहीं रहा है स्टूडियो से, अदरवाइज मैं डेफिनेटली बताती कि बारिश आ रही है या नहीं आ रही है। तो आर के सैनी जी, आप करौली से जयपुर में शिफ्ट हो गए हैं क्या? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्राइमा फेसिया। प्राइमा फेसिया का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, पहली बार में जो आपने देखा, फर्स्ट इंसाइट में जो आपने देखा, प्राइमा फेसिया, फर्स्ट इंस्टेंस में जो आपने देखा। तो पहली दृष्टि में जो आपने देखा, फर्स्ट टाइम में जो आपने देखा, प्रथम दृष्टिया, उसको बोलते हैं प्राइमा फेसिया। पूछा हुआ है एग्जाम से, बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना है आपको। कन्वीन देख ही लिया है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है कॉरिजेंडम। देखो कॉरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र। कॉरिजेंडम का मतलब क्या होता है? शुद्धि पत्र। देखो दो वर्ड है, एक कॉरिजेंडम है, एक इराटा है, दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों एग्जाम में आ सकते हैं और दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। इराटा का मतलब होता है अशुद्धि पत्र। हमारी बुक में ये मिसप्रिंट हो गया है, शुद्धि पत्र लिख रखा है, तो इसको प्लीज करेक्ट करना, अशुद्धि पत्र करना, अशुद्धि पत्र। अब दोनों का डिफरेंस समझो होता क्या है। इराटा का मतलब है लिस्ट ऑफ एरर्स। इराटा का मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ एरर्स, गलतियां। एरर से बना हुआ है इराटा, एरर्स से बना हुआ है इराटा, तो लिस्ट ऑफ एरर कहलाता है इराटा, यानी उसमें बहुत सारी गलतियों की एक सूची बना दी है। मान लीजिए कि आपको मैंने एक पेज दिया और बोल दिया है कि इसमें जितनी भी गलतियां उनको एक जगह लिख दो, ठीक है। तो जितने भी अशुद्ध शब्द है वो आप एक लिस्ट बना लोगे उनके कि ये 10 अशुद्ध शब्द है मैम, तो उसको बोलते हैं इराटा। क्या बोलते हैं? इराटा, एरर से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये वो पेपर है विच इज टू बी करेक्टेड, टू बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट किया जाना है। ये करेक्ट नहीं है, ये वो पेपर है जिसको करेक्ट किया जाना है। क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉरिजेंडम का मतलब क्या होता है? शुद्धि पत्र। सारी क्लासेस की अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं अपन, है ना, वो आपको लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी, वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके कन्वीनियंस से सारी चीजें हो, ठीक है। कॉरिजेंडम क्या होता है? कॉरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र ये वो पेज है जिसमें से सारे करेक्शन करने हैं। दो अलग बातें बोल रही हूँ, फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो। ये एक पेज है, ये एक मान लीजिए एक पेज है, इसमें बहुत सारा मैटर लिख रखा है और इसमें कुछ गलतियां हैं। ये मैटर है और मान लो ये सर्कल दिखा रहा है गलतियों को, तो इस पेपर को तो बोलते हैं कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र, जिसको शुद्ध करना है, शुद्धि पत्र जिसको शुद्ध करना है। ये एक पेपर है और उस पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और कुछ गलतियां भी है, तो इस पेपर को करेक्ट करना है, ये कहलाता है कॉरिजेंडम। क्लियर है क्या? चलिए अब देखो, इंग्लिश कवर हो सकती है, आप तैयारी करो तो आप चाहो तो एक बार एप्लीकेशन विजिट करके देख सकते हो, है ना, वीडियो कोर्स वगैरह कर सकते हो, पर सेल्फ स्टडी करो, कैसे करो, लेकिन पढ़ना है तो कर सकते हो। टाइम तो है, ज्यादा नहीं है, पर कंपटीशन तो है, आपको उसको बीट करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। चलिए कॉरिजेंडम के अलावा अब मैंने आपको बताया इराटा। इराटा क्या है? ये लिस्ट है, ये लिस्ट है कि भैया उस पेपर में से ये 10 गलतियां मिली है, उस पेपर में से ये 5 गलतियां हमको मिली है, इस लिस्ट को हमें बोला जाता है इराटा। डिफरेंस समझ में आया क्या? चलें आगे, चलो अब आ जाओ वापस इधर। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है स्टैट्यूटरी। अगला वर्ड क्या है? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है सांविधिक, विधि के द्वारा स्थापित। सांविधिक मतलब विधि के द्वारा स्थापित, विधि के द्वारा स्थापित। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, संवैधानिक, संविधान के द्वारा स्थापित। कुछ निकाय तो ऐसे हैं, पॉलिटी से रिलेट करके बता रही हूं, कुछ निकाय तो ऐसे हैं, बॉडीज, बॉडीज से मेरा मतलब है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या
आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी संविधान ने जो हमें निकाय दिए हैं, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है, आपका विमेन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, तो ये निकाय हैं, बॉडीज हैं, अलग अलग बॉडीज हैं। तो इसमें दो तरीके की होती है, एक संवैधानिक, ये संविधान से बना हुआ है, संविधान से बना हुआ शब्द है संवैधानिक, संविधान। संविधान हमें कुछ चीजें दिया है, जैसे संविधान ने कहा कि आप एक इलेक्शन कमीशन की स्थापना करो। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष फेयर इलेक्शन करवाएगा, तो वो संविधानिक, संविधान ने लिख के दिया है। कुछ कमीशन ऐसे हैं संविधान ने नहीं लिख के दिए, वो कैसे बने हैं? विधि के द्वारा बने। किसके द्वारा बने? विधि के द्वारा, नियम, लॉ के द्वारा बनाया गया है। कैसे बनाया? लॉ के द्वारा, एक लॉ बना के उस बॉडी की स्थापना की है। जैसे आपका ह्यूमन राइट कमीशन है, विमेन कमीशन है, ये संविधान ने नहीं बोला कि आप ये बॉडी बनाओ, हमने एक नियम बनाया कि भैया सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, किसी आदमी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जब संविधान बना तो इन चीजों को ध्यान नहीं रखा, तो वो संवैधानिक कान नहीं है। लेकिन उनको बाद में एक लॉ बनाकर इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया, वो क्या कहलाता है? स्टैट्यूटरी या सांविधिक विधि के द्वारा बनाया गया। क्लियर है क्या? ध्यान रखोगे सारी चीजें। तो मुझे आज एक्चुअली लग रहा है कि पॉलिटी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होने से कितना फायदा मिलता है हमें। मैं कभी पढ़ाती हूँ जैसे अपने एप्लीकेशन पे बैचेस में, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम आप साइंस का जैसा लग रहा है कि साइंस की सारी चीजें डिटेल में बता रहे हो। तो वो इसीलिए क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की अगर आपको नॉलेज है तो आप कहीं ना कहीं रिलेट करके चीजों को बता सकते हो। और हर स्टूडेंट कुछ बेसिक चीजें जानता है, चाहे अलग अलग जॉब में हो, चाहे अलग अलग प्रोफेशन में हो, चाहे अलग अलग स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, वेदर इट इज आर्ट्स और इट इज साइंस। नेक्स्ट वर्ड देखो, री एम्बेरसमेंट। री मतलब वापस और एम्बेरस मतलब पे करना। वैसे भी मैंने आपको एक आज वर्ड बताया था, क्या बताया था आपको? मैंने वर्ड बताया था डिसबर्स। बर्स का मतलब ही पे करना है, तो उससे ध्यान में रख सकते हो, यहाँ बर्स मतलब पे करना, टू पे। तो री मतलब वापस और पे करना है तो प्रतिपूर्ति। क्लियर है क्या? क्या बोला? रीइंबर्समेंट, प्रतिपूर्ति। कैसे याद रखोगे? आज मैंने एक वर्ड शुरू में आपको बताया था, डिसबर्स। डिसबर्सिंग अथॉरिटी आया था, संवितरण प्राधिकारी। तो डिसबर्स का मतलब क्या होता है? टू पे, टू पे। तो यहाँ पे री मतलब वापस और बर्स का क्या लोगे? पे, तो वापस, प्रतिपूर्ति, फिर से उसकी पूर्ति करनी है, रीइंबर्समेंट। क्लियर है? सब चीजें करवाएंगे ना, सिनो एंटो भी करवा देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक तो क्या है कि सिनो एंटो इतना वास्ट है कि शुरू करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। जैसे अभी मैं बैच में करवा रही हूँ अपने पेड बैच में, तो एक्चुअली मैं ही जान पा रही हूँ कि कितना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसीलिए यही शायद रीजन है कि बाकी इंस्टीट्यूट सिनो एंटो करवाते भी नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब होता है रिक्ति। रिक्ति मतलब जब वैकेंसी निकलती है तो पद खाली होंगे तभी तो ना आपको लेंगे, आप लोगों के लिए एक पोस्ट निकालेंगे। तो रिक्ति मतलब पद रिक्त है। तो वैकेंसी कब निकलती है? जब पद रिक्त हो, तो रिक्ति से बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है।